नमस्कार, मैं तपेंद्र अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में उल्लेख है। 28 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र होने के 2 दिन बाद हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो बाद में चल के 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल ना होकर एक तरह से यूनिटरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स काम करते हैं और हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। जो करेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वह है 31, 30+1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 अन्य जज हैं। अभी हम बात करते हैं जो जजों की क्वालिफिकेशन होती है इस विषय में। जो पहली क्राइटेरिया है जज होने के लिए, दैट इज ही शुड बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में एज ए जज 5 साल तक सर्व किए होने चाहिए, या किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट कम से कम 10 सालों तक सर्व होने चाहिए। एंड या तो कोई रेस्पेक्टेबल जूरी मेंबर हो, उन्हें भी एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। रेस्पेक्टेड जूरी से मतलब है जिन्होंने देश में किसी लॉ से रिलेटेड किसी चीज सब्जेक्ट पे या किसी कॉलेज में लॉ के प्रोफेसर रह चुके हों। इस हिसाब से उन्हें जज के लिए क्वालिफाइड माना जा सकता है और उनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल का फाइनली सुप्रीम कोर्ट के साथ होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन। और डिफरेंट जजेस केसेस हुए, उसके बाद जो करेंटली जो प्रोसीजर है दैट इज ए कॉलेजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो नियुक्ति है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। कॉलेजियम सिस्टम में एक सीजेआई होते हैं और 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और आपस में सहमति के बाद वो डिसाइड करते हैं, वो नाम को फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट उन पार्टिकुलर जज की अपॉइंटमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट का जो कन्वेंशन रहा है दैट इज सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1-2 बार इसमें डिफरेंसेस आए हैं, अदरवाइज नॉर्मल कन्वेंशन अभी भी यही है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां के लिए अब केंद्र सरकार की भी भागीदारी उसमें फिक्स की गई।
2015 में 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। फलस्वरूप उसके बाद से अगेन कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है। उसके तहत जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के 50 मेंबर्स साइन करके जज को हटाने की मोशन इनिशिएट करने के लिए लोकसभा स्पीकर को देते हैं। फिर लोकसभा स्पीकर 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित करते हैं, जिसमें या तो चीफ जस्टिस या कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर, दूसरा मेंबर किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और तीसरा मेंबर कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, किसी भी फील्ड से जिन्हें लॉ की जानकारी हो उन्हें लिया जाता है। ये 3 लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर पार्टिकुलर जज दोषी है या नहीं, और अगर ये दोषी करार देते हैं तो फिर चेयरमैन, लोकसभा के चेयरमैन उनके अगेंस्ट में मोशन इनिशिएट करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जब स्पेशल मेजॉरिटी से उनके अगेंस्ट मोशन पास हो जाती है, तब प्रेसिडेंट पार्टिकुलर जज को उनके ऑफिस से हटा सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में। जो मेन जुरिडिक्शन है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एज वी नो, सुप्रीम कोर्ट इज द हायर अथॉरिटी इन जुडिशियल सिस्टम। सो जब स्टेट और राज्यों के बीच में कोई डिफरेंसेस होती हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, या डिफरेंट स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। फिर रीट जुरिडिक्शन होता है। जब किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रीट इशू करती है टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। 5 रीट्स के बारे में हम एक डिफरेंट क्लास में जानेंगे। एपेलाइट जुरिडिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी पार्टिकुलर केस में हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो है डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले सकती है। अदरवाइज हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, या हाई कोर्ट अगर वो किसी पार्टिकुलर विक्टिम अगर वो चाहता है कि उनके केस को सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र किया जाए, तो इसे रेफ़र किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के केस को ले सकती है। दैट इज कम्स अंडर एपेलाइट जुरिडिक्शन। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। दैट इज कॉल्ड द एडवाइस जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकती है। दैट इज कम्स अंडर द एडवाइस जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जो भी लेजिस्लेशन संसद में पास होता है, गवर्नमेंट जो पास करती है, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल वो सही है या नहीं, उसकी वैलिडिटी के लिए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट इज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, सो उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।